Hi everyone, welcome back to पोल पाथ एंड दिस इज प्रतिमा सिंह। आज के क्वेश्चन संविधान पर हैं। संविधान का पहला पार्ट मैं दे चुकी हूँ और ये दूसरा पार्ट है। इसमें क्वेश्चंस ऐसे रखे गए हैं कि जो टीजीटी और पीजीटी दोनों में धड़ल्ले से पूछे जाते हैं, रिपीटेडली पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन आज के सारे ऐसे हैं कि जो टीजीटी वाले और पीजीटी वाले दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर रखे गए हैं संविधान से रिलेटेड। ठीक है, तो अभी तक जो हमने क्लासेस दे दी हैं अभी, तो वो सारी की सारी बिहार शिक्षक भर्ती के नाम पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। किसपे? बिहार शिक्षक भर्ती के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप इसको चेकआउट करें। इसमें आईआर, पॉलिटिकल थ्योरी का पूरा कॉन्सेप्ट और वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर और अब संविधान, सब इसी में एड ऑन है। तो ये प्लेलिस्ट आप पक्का चेक करें। साथ में मैराथन की एक प्लेलिस्ट पहले से लगी हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर रखे गए हैं और कॉन्सेप्ट भी है, तो आप इसको भी जरूर चेकआउट कर लें। और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इसमें सारे, एनसीईआरटी जो प्लेलिस्ट है तीसरी, ये इसमें सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है। तो ये तो आपको चेकआउट करनी ही चाहिए यदि आपकी एनसीईआरटी प्रिपेयर्ड नहीं है तो ये तीनों ही प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। बिहार शिक्षक भर्ती में अभी रिसेंटली सारी वीडियोज में इसमें लगा रही हूँ। तो ये बात हो गई प्लेलिस्ट से। साथ में अब आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो करने के लिए पोल पाथ के नाम से, इस नाम से सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया गया है, तो उससे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सारी लिस्ट जो है, इनका लिंक जो लिस्ट है ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से फॉलो कर लें या फिर चैनल पे विजिट करके भी आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। चलिए देखेंगे आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत लिया गया है कहां से? आयरलैंड के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, कनाडा के संविधान से या ब्रिटेन के संविधान से? तो ये हमने लिया है कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से लिया है क्योंकि कनाडा के संविधान में क्या है कि जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, ये शक्तियां किसके पास होती हैं? अवशिष्ट शक्तियां होती हैं केंद्र के पास। तो हमारे भारत में भी अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई हैं? केंद्र के पास। सूचियां कितनी हैं? 3 सूची हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। जो बचे हुए टॉपिक हैं जिनका अभी कहीं पर कोई उस समय इंक्लूड नहीं हो पाए, जैसे नए टॉपिक आ रहे हैं, जैसे साइबर पे रिलेटेड, इन सब चीजों से रिलेटेड जो नए टॉपिक आएंगे वो अवशिष्ट शक्तियों में रखे जाएंगे और ये केंद्र के पास होंगी, ये केंद्र के पास होंगी। इसीलिए जो है ये कनाडा का भी संविधान में क्या है, केंद्र को अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी गई हैं और इसमें भी दी गई। जबकि जो अमेरिका का संविधान है उसमें अवशिष्ट शक्तियां जो है राज्य को दी गई हैं। अगर हम अमेरिका की बात करें, आ जाता है क्वेश्चन यहाँ से भी, अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को दी गई हैं, केंद्र के पास नहीं है। तो अमेरिका में राज्यों के पास हैं, जबकि भारत और कनाडा में कहाँ है? केंद्र के पास है। ठीक है, और अगर हम बात करें भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ से लिए गए, ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत आता है। टीजीटी पीटीजी दोनों में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड, आयरिश संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरा जो न्यायिक पुनरावलोकन है, ये कहाँ से? अमेरिका से। ये बहुत ही रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप यहाँ पे देख लें। न्यायिक पुनरावलोकन, ये न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है अमेरिका से। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदात्मक व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। संसदात्मक व्यवस्था कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। जिसके लिए नया है स्क्रीनशॉट ले लें। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 2009 का कौन सा प्रमुख प्रावधान सही नहीं है? नहीं पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं? विधान परिषदों के आकार में वृद्धि, केंद्रीय विधान परिषदों में सरकार द्वारा नामित सदस्यों का बहुमत, सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति, केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों का स्थान नहीं। तो इसमें कौन सा जो है सही नहीं है? ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा, यही जो है आपका सही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो निर्वाचित सदस्यों का स्थान था, तो ये गलत हो जाएगा।
विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई थी, बिल्कुल की गई थी। इसमें जो है इसकी संख्या कितनी 69 कर दी गई थी। कितने इसमें 32 जो है अशासकीय थे और 37 सदस्य शासकीय थे। और ये मार्ले मिंटो के नाम से ये सुधार अधिनियम जो है जाना जाता है। सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति इसमें शुरू की गई थी मुसलमानों के लिए। तो ये सारी बातें यहाँ पर सही हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ गलत हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान निर्माती परिषद के वैधानिक परामर्शदाता थे कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. राव या सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान निर्माती परिषद के वैधानिक परामर्शदाता कौन थे? तो यहाँ पर हो जाएगा बी.एन. राव। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इनको जो है संविधान निर्माती परिषद के वैधानिक परामर्शदाता के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था, सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। किसको? बी.एन. राव को। लेकिन ये संविधान सभा के क्या नहीं थे? सदस्य नहीं थे। तो ये क्वेश्चन आता है, कौन जो है संविधान सभा का सदस्य न होते हुए भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो बी.एन. राव संविधान सभा के ये सदस्य नहीं थे, लेकिन ये सलाहकार थे। ठीक है, सलाहकार थे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नहीं थे। नेक्स्ट देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कितने सदस्यों की संख्या तय की गई? 349, 389, 450 या 545? तो इसमें जो है कितनी 389 ये जो निश्चित की गई थी इनकी सदस्यों की संख्या, जो कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। तो इसमें 389 सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी, निर्धारित की गई थी, जिसमें 292 जो है ब्रिटिश प्रांत थे, जो प्रांत ब्रिटिश के मतलब कंट्रोल में आते थे डायरेक्टली। तो वो उसमें से कितने आने थे? 292 आने थे वहां से। 292 कहां से? ब्रिटिश प्रांतों से आने थे। और 93 कहां से? देसी रियासतें जो थी, देसी रियासतें थी, यहां से कितने आने थे? ये 93 आने थे। ठीक है। और जो 4 कहां से आने थे? जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, जैसे आज की यूटीज हो गई, तो ऐसे उस समय चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे, तो वहां से 4 आने थे। तो टोटल कितने? 389 सदस्य जो है आने थे। 289 यहाँ लिख रखा है मैंने। टोटल कितने थे? 389। ब्रिटिश प्रांतों से 292, देसी रियासतों से 93 और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से 4। ये इतनी इनकी ये संख्या थी। और जो है जुलाई में क्या होता है, जो कैबिनेट ये संविधान सभा है, इसका चुनाव कब होता है? जुलाई में होता है। क्वेश्चन यहां से भी आता है। जुलाई में होता है। कब? 1946 में। जुलाई 1946 में इसका चुनाव होता है संविधान सभा। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव कब होते हैं? जुलाई 1946 में होते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? 14 थे, 16 थे या 15 थे या 25 थे? तो इसमें थे कुल जो है 14 सदस्य थे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो अंतरिम सरकार थी उसमें कुल 14 सदस्य थे। और इसका गठन कब होता है? तो इसका गठन, अंतरिम सरकार का गठन की बात करें तो ये होता है 2 सितंबर 1946 में होता है। ये 1946 में होता है। तो जुलाई में चुनाव हो जाते हैं और फिर सितंबर में जो है अंतरिम सरकार का गठन होता है। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस अक्सर जो है लोग उसको भूल जाते हैं। डिफरेंस क्या है यहाँ पर कि जुलाई में जो चुनाव होते हैं वो किसके? ये कैबिनेट सभा जो होती है उसके गठन के लिए होते हैं। ठीक है। और अंतरिम सरकार कब गठित होती है? तो 2 सितंबर को होती है। 1946 में दोनों चीजें होती हैं, वो जुलाई में और ये 1946 में।
14 यहाँ पर राइट सदस्य हो जाएंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम की विशेषता है? भारत सरकार अधिनियम 1909 की है, या भारत सरकार अधिनियम 1919 की है, भारत सरकार अधिनियम 1935 की है, या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की है? तो जो प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम की विशेषता है, तो प्रांतीय स्वायत्तता जो है ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 इसकी विशेषता है। और इसी अधिनियम में क्या होता है कि जो प्रांतों से द्वैध शासन हटा दिया जाता है और केंद्र में लगा दिया जाता है। तो ये भी देखेंगे कि द्वैध शासन प्रांतों से हटाकर कहाँ लगाया जाता है? केंद्र में लगा दिया जाता है। ये एक पॉइंट है, आप ध्यान रखेंगे इसका। केंद्र में शुरू हो जाता है यहाँ से, ठीक है। और इसी अधिनियम के तहत क्या किया था कि जो वर्मा था उसको भारत से बर्मा को अलग कर दिया जाता है। बर्मा को अलग कर दिया था, जो कि अब म्यांमार है, इसे अलग कर दिया जाता है इसी के तहत, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 19 इन सब की कल हमने बात कर ली है। 1919 में क्या हुआ था, जो सांप्रदायिक निर्वाचन था वो सिखों और अन्य वर्गों में बढ़ा दिया गया था। 1909 में क्या था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की गई थी, ठीक है। और यहाँ पर सिखों एवं अन्य वर्गों के लिए भी बढ़ा दिया गया था। तो ये सब चीजें कल हमने डिस्कस कर ली हैं। तो यदि आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देखिए, क्योंकि जो चीजें डिस्कस कर ली हैं उसको उतना डिटेल में नहीं बताऊंगी मैं। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान के किस भाग में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? प्रस्तावना और मौलिक अधिकार, प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत। यहाँ आगे दो ऑप्शन गायब हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर बी जो है राइट है, प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत। प्रस्तावना में कहा गया है और नीति निर्देशक जो सिद्धांत है इसमें कहा गया है। किसकी बात की गई? आर्थिक न्याय की बात की गई है। प्रस्तावना में क्या न्याय कहाँ पर बात की गई है? जहां पर 3 प्रकार के न्याय, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक, 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार के अवसर की समानता, यानी कि 2 प्रकार की समता की बात होती है। व्यक्ति की गरिमा और अवसर की समानता, ठीक है। इन सब चीजों की बात होती है तो प्रस्तावना पे वहीं पर आपका जिक्र है, और नीति निर्देशक सिद्धांत में भी इस चीज का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान प्रारूप समिति का सभापति कौन था? राजेंद्र प्रसाद थे, अंबेडकर थे, या फिर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, या फिर जवाहरलाल नेहरू थे? तो देखो इसमें तो सभी को पता है कि जो प्रारूप समिति थी इसको मसौदा भी बोलते हैं, मसौदा समिति, या फिर बोलते हैं ड्राफ्ट कमेटी, ठीक है। ड्राफ्ट कमेटी, इन सब नामों से आप अवगत रहिए, क्योंकि किसी भी नाम से पूछ सकते हैं। तो प्रारूप समिति के सभापति कौन था? तो ये थे BR अम्बेडकर जी थे, ठीक है। यही इसके क्या है, अध्यक्ष थे। और इनके अलावा जो है इसमें 6 अन्य सदस्य थे। टोटल थे कितने इसमें सदस्य? टोटल 7 सदस्य थे, जिसमें कि BR अम्बेडकर अध्यक्ष हो जाते हैं और 6 अन्य हो जाते हैं, ठीक है। 6 अन्य हो जाते हैं। 6 अन्य में देखेंगे कौन कौन से हो जाएंगे। तो इसको मैं ऐसे याद रखती हूँ, आपको भी बता देती हूँ, क्योंकि ये याद रखना जरूरी है, क्वेश्चन में आ सकता है। PGT में तो आ ही सकता है, TGT में भी आएगा ये। तो अय्यर मैं ऐसे याद रखती हूँ, अय्यर, फिर आयंगर, उसके बाद अय्यर, आयंगर, मुंशी सादुल्ला, और फिर कौन से आ जाते? माधव भी कृष्ण, श्री कृष्ण से संबंधित है। उसके बाद कृष्ण आ जाते हैं, कृष्ण। तो ऐसे मैं याद रखती हूँ, आप भी इसको ऐसे याद करेंगे, इजी रहेगा। उसके आगे पीछे नाम तो आप जोड़ ही लेंगे, अय्यर, आयंगर, मुंशी, सादुल्ला, माधव, कृष्ण। तो अय्यर के सामने क्या लग जाएगा? ये गोपाल स्वामी जो है आयंगर हो जाएंगे, AK अय्यर हो जाएगा, यहाँ पर AK अय्यर हो जाएगा। और गोपाल स्वामी N गोपाल स्वामी आयंगर हो जाएंगे। फिर KM मुंशी हो जाएंगे,
और सादुल्ला के सामने सैयद मोहम्मद सादुल्ला हो जाएगा, ठीक है। और जो माधव राव हैं ये एन माधव राव हो जाएंगे, एन माधव राव हो जाएंगे। और कृष्णावचारी जो हैं तो ये टीटी कृष्णावचारी हो जाएंगे, टीटी कृष्णावचारी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएंगे। अब यहाँ पर दो बातें और याद रखनी है कि जो माधव थे ये मित्र, जो बीएल मित्र थे इनके स्थान पर आए थे, ठीक है। माधव जो थे किसके स्थान पे आए थे, बीएल मित्र के स्थान पर आए थे। और जो खेतान कृष्णावचारी थे ये खेतान की मृत्यु पे आए थे, खेतान की मृत्यु हो गई थी, डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी, तब ये वचारी साहब आए थे कृष्णावचारी। तो ये बातें दो और याद रखेंगे, माधव मित्र और वचारी कृष्णावचारी खेतान के आए थे। तो ये सारे जो है सदस्य हैं, टोटल 7 सदस्य हैं। एक अम्बेडकर जी हो गए और 7 बाकी 6 हो गए, अय्यर, अयंगर, मुंशी सादुल्ला, माधव, कृष्णा। ऐसे करके यहाँ पर भी ऑप्शन राइट हो रहा है। यदि आपके पास अच्छी ट्रिक है तो वो लगा लीजिए। मोटिव ये है कि आपको याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आपके सभी के नाम पता होने चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में दिया गया? 5वीं, 7वीं, 10वीं या 12वीं? कौन सी अनुसूची में दिया गया है? यहाँ पर बी ऑप्शन 7वीं आपका राइट हो जाएगा। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो 7वीं में किया गया है, जहां पर कौन सी 3 सूचियां बनाई जाती हैं? केंद्र, राज्य और तीसरी कौन सी? समवर्ती। बची हुई एक और सूची होती जिसको अवशिष्ट शक्तियां उसमें रख दी जाती हैं, तो उसको वो अलग होती है। लेकिन मेनली ये 3 होती हैं। केंद्र, राज्य, समवर्ती सूची में जो है बंटवारा इनका किया गया है शक्तियों का। समवर्ती सूची वो होती है जिसमें कि दोनों केंद्र और राज्य दोनों बनाएंगे नियम कानून, लेकिन केंद्र बना देगा। अगर सेम विषय पर केंद्र राज्य दोनों बना देते हैं तो केंद्र के विषय को जो है प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। केंद्र सूची में केंद्र बनाएगा, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बनाएगी। राज्य सूची में सभी जो राज्य संबंधित राज्य हैं वो बनाएंगे, ठीक है। सूची कितनी होती है? देखो, भारतीय संविधान में 12 जो है अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। और अगर हम बात करें कि भाग कितने हैं तो 22 भाग हैं, 22 भाग हैं। अनुच्छेद कितने हैं? तो अनुच्छेद हो जाएंगे 395 मुख्य अनुच्छेद हैं। यदि गणना के हिसाब से पूछा जाए तो लगभग 450 के आसपास हैं, लेकिन जो मुख्य अनुच्छेद है वो 395 हैं। ये हो गए। अनुसूचियां जो होती हैं बार बार पूछी जाती हैं, तो इसको हम एक ट्रिक से समझेंगे। और सबसे ट्रिक क्या है? जो अनुसूचियां 12 अनुसूचियां याद करने की ट्रिक क्या है? ये हो जाएगी, सबसे पहले तो हमने अपना घर बनाया भाई। राज्य और संघ क्या है? हम लोगों का घर है, वहीं पर तो हम रहते हैं। या आप चाहे किसी राज्य में रहें या कहीं भी रहें, वो आपका घर है। तो हमने सबसे पहले राज्य संघ, यानी पहली अनुसूची होगी वो राज्य और संघ से संबंधित होगी। इसमें राज्य संघों के नाम दिए होंगे, ठीक है। और दूसरी में क्या होगा? दूसरी में होगा कि इसमें भारत की जो दूसरी में वेतन भत्ते की बात की जाएगी, ठीक है। तीसरी में क्या हो जाएगा? तीसरी में हो जाएगा शपथ ग्रहण की बात हो जाएगी, शॉर्ट में लिखेंगे यहाँ पर शपथ ग्रहण वगैरह की बात हो जाएगी। चौथी में क्या हो जाएगा? इसमें जो है राज्यों के जो विभिन्न राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है उसकी बात हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर सीटों का आवंटन की बात हम कर लेते हैं। सीटों का आवंटन राज्यसभा में आवंटन की बात हो गई, चौथा, ठीक है। 5वें पे आ जाते हैं। इसमें जो है 5वें में क्या होता है? जो अनुसूचित और क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन है, इनके नियंत्रण के बारे में 5वें में दिया गया है। 5वें में दिया गया है। 5वां क्या है? जो अनुसूचित है, अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित जनजाति है, इनके प्रशासन के बारे में है। और 6वां क्या है? जो ये जनजातियां हैं इनके क्षेत्र, यानी कि जो इसमें 4 राज्य आते हैं 6ठी में, कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में आ जाता है इसमें।
तो यहाँ पर हम जनजाति लिख देंगे। जनजाति में 4 राज्य आ जाते हैं, ये भी यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप। चलो इतने को पहले हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने अपना घर बनाया। राज संघ क्या हो गया हमारा, हमने अपना घर बनाया। फिर बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो हमने बात कर ली भैया अपने वेतन की। ठीक है, घर बनाने के बाद सीधा हम वेतन पे आ गए, वेतन ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया, शपथ लेकर के हम राज्यसभा में पहुंच गए। ठीक है, हम अपना काम धाम करने लग गए। राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में पहुंच करके क्या होता है, काम ही तो किया जाता है। तब हमने सबसे घर बनाया, वेतन की बात कर ली, उसके बाद फिर शपथ लिया और काम करने कहाँ, राज्यसभा में पहुंच गए काम करने के लिए। ठीक है, फिर क्या हुआ, अनुसूचित जातियां और जनजातियां भी आ गई। अब सबके बीच में हो गई बहस, तो क्या हुआ कि शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। सातवीं में क्या किया कि शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। ठीक है, शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। अब शक्तियों का बंटवारा तो हो गया, लेकिन इनकी सबकी भाषाएं अलग थी। तो क्या हुआ कि भाषाओं को लेकर के भी वहां पर डिवीजन हुआ कि कौन कौन सी भाषाओं को बोला जाएगा, कौन कौन सी भाषा जो है रखी जाएगी। तो 8 तक अगर आपको याद हो जाता है, तो 9वीं क्या हो जाती है, जो 9वीं होती है वो किससे, ये संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित है। और पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, इसके द्वारा ये जोड़ी जाती है। ठीक है, तो 1951 में जोड़ी जाती है। और जब जमींदारी सुधार अधिनियम शुरू हुए थे, उसी समय ये जोड़ी गई थी। और देखेंगे 10वीं का, तो 10वीं में क्या कहता है, दल बदल से संबंधित है। 10वीं दल बदल, राइम भी बन रहा है, 10वां और दल बदल, दादा से दोनों शुरू हो रहा है, दल बदल। और फिर 11वीं में आ जाए, 11वीं 12वीं तो बहुत ही इजी है। तो इसमें 11वीं में क्या होता है, 73rd संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग क्या है, ग्राम पंचायतों के विषयों का इसमें जो है दिया गया है। तो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। ठीक है, और 12वीं में क्या है, ये जो नगर पालिकाएं हैं 74 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। तो इसमें ये जो नगर पालिकाएं वगैरह थी ये रखी गई, शहरी क्षेत्र में नगर पालिकाएं वगैरह ये रखी गई हैं। ठीक है, तो ये हो गई, बहुत ही इजी है। और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके, थोड़ा सा आप इसमें समझेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगे आपको, और ये सूचियां आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे बताया वैसे, सबसे पहले घर बनाया, उसके बाद हम अब सीधे पैसों पे आ गए। पैसे लेके शपथ लेकर के तो हम काम पर गए, राज्यसभा में काम करने के लिए। और काम करने गए तो वहां पर अनुसूचित जाति और जनजाति भी काम करने आ गई। और उनमें फिर क्या हुआ, शक्तियों को लेकर बंटवारा हो गया, कौन क्या करेगा, मतलब बहस हो गई, तो शक्तियों का बंटवारा हुआ। और फिर भाषा के लिए उनपे जो है हुआ, 8वीं अनुसूची में भाषा से जो विवाद हुआ, तो भाषा का भी वहां पर प्रावधान किया गया, वो 8वां हो जाएगा। ठीक है, 8वां हो जाएगा। 9वां जो है आपका ये जमीन से संबंधित हो जाएगा, संपत्ति अधिग्रहण, इन सब चीजों से। और 10वां दल बदल, 11वां पंचायतों से, और 12वां जो नगर पालिकाएं वगैरह होती उनसे। इनके बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे। फिलहाल ये 12 अनुसूची आपको सीक्वेंस में कैसे याद रखनी वो आप यहाँ पर देख लीजिए। देखेंगे अब आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। समवर्ती सूची की बात हो रही है, किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, अमेरिका या फिर यूके। तो इसको जो है ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया गया है। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। यहाँ पर जब कई सारे देश आ जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ये रा यूज हुआ है, यहाँ पर टामे रा यूज हो गया, ऑस्ट्रेलिया समवर्ती। तो थोड़ा यहाँ से आप इसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे। समवर्ती यहाँ पर 4 वर्ड हैं, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर 5 वर्ड हैं, और दोनों में आधा रा लगा हुआ है, यहाँ पर नीचे यहाँ पर ऊपर। थोड़ा सा इस तरह से रिलेट करेंगे, तभी जो है चीजें कंफर्म आप वहां पर विदाउट डाउट टिक करने में सक्षम होंगे। तो आप अपना भी कुछ रिलेट कर सकते हैं अच्छा जो है। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में कलेक्टर पद का सृजन किया है। डलहौजी ने, कर्जन ने, वारेन हेस्टिंग ने या रिपन ने। किसके द्वारा जो है कलेक्टर पद का सृजन किया गया था, तो ये हो जाएंगे वारेन हेस्टिंग महोदय। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इन्होंने कब किया था, 1772 में जो है ये पद का सृजन किया था, 1772 में किया था।
और इस कलेक्टर का काम क्या था कि वही भू राजस्व वसूलना और कानून, जिले की कानून व्यवस्था देखना, ये सब चीजें ये सब इसके काम थे इस पद के। नेक्स्ट देखेंगे, चौरी चौरा कांड का संबंध किस आंदोलन से है? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। चौरी चौरा की बात हो रही, ये घटना किससे हुई थी? तो चौरी चौरा कांड का असहयोग आंदोलन से संबंध है। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी आपका राइट। ठीक है। और 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड के फलस्वरूप गांधी जी ने क्या किया था? अपना आंदोलन वापस ले लिया था, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था इसी कांड के चलते। इसमें कुछ जो ये भीड़ थी, आंदोलनकारी थे, उन्होंने क्या किया था? पुलिस कर्मियों को जला दिया था पुलिस स्टेशन में। तो उसी के बाद जो है गांधी जी ने ये आंदोलन वापस ले लिया था। तो असहयोग आंदोलन से संबंधित है चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी जगह का नाम था, इसीलिए चौरा चौरी कांड उसको बोलते हैं, जहां पर पुलिस कर्मियों को जलाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सही क्रम में रखिए। गदर पार्टी, खिलाफत, दांडी मार्च है, चंपारण है। तो सही इसको क्रम में लगाना है। सबसे पहले आ जाएगा आपका गदर पार्टी। ये कब होती है? गदर पार्टी 1913 में होती है। फिर देखेंगे चंपारण 1917 में होता। भारत का पहला गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह गया था ये। ठीक है। फिर खिलाफत आंदोलन कब होता है? 1919 में शुरू होता है। 1919 में शुरू होता है। दांडी मार्च कब होता है? ये 12 मार्च 1930 को शुरू होता है। ठीक है, 1930 को शुरू होता है। तो देख लीजिए आपका क्या होगा, पहला चौथा दूसरा तीसरा, पहला चौथा दूसरा तीसरा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो रहा है। इसी के साथ आप एक और बहुत ज्यादा पूछा जाता है, होम रूल। होम रूल तो ये 1916 में जो है शुरू होता है, 1916 में होम रूल। तो इसकी भी डेट आप इसी के साथ में याद रखेंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचित प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष था, कौन था? ये थे जॉर्ज यूले, प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष यही थे। और अगर हम देखें कि देखो ये जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना का दिन पक्का पूछता है, तो ये हुई थी 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ठीक है, 1885 को हुई थी। इसके अगर दूसरा क्वेश्चन ये भी यहाँ से बहुत आता है कि इसके संस्थापक, जो स्थापना हुई थी, इसके संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे। संस्थापक कौन थे? संस्थापक A.O. ह्यूम थे। ठीक है। और अगर हम बात करें कि पहला अध्यक्ष इसका कौन था? प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और जो इसके अलावा ये जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे, प्रथम नहीं थे बल्कि प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। तो ये कब निर्वाचित? जब 1888 में इलाहाबाद में जो आयोजित की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो ये जॉर्ज यूले कब? 1888 का जो इलाहाबाद अधिवेशन था, इलाहाबाद अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता की थी। तो प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे ये जॉर्ज यूले। और प्रथम अध्यक्ष की बात है, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ये ध्यान रखेंगे। संस्थापक कौन है? A.O. ह्यूम है। स्थापना कब हुई है? 1885 28 दिसंबर को। नेक्स्ट देखेंगे, बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? 1909 में, 1910 में, 11 में या फिर 12 में? तो ये जो बंगाल विभाजन होता है ये 1911 में रद्द किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो रहा। लेकिन देखिए विभाजन होता कब है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो 1905 में बंगाल का विभाजन कब होता है? 1905 में होता है। और रद्द कब किया जाता है? 1911 में। ये जॉर्ज पंचम और महारानी आई थी जब भारत, तो उसी समय जो है इन्होंने ये घोषणा की थी 12 दिसंबर 1911 में कि ये बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दिया था। और उसी में जो है इन्होंने एक और घोषणा की थी, कलकत्ता से जो है दिल्ली राजधानी ले जाने की। तो पहले राजधानी कहाँ होती थी? कलकत्ता में होती थी। इसी के बाद जब पंचम आए थे
तो उन्होंने दिल्ली राजधानी शिफ्ट कर दी थी अपनी घोषणा में। नेक्स्ट देखेंगे कांग्रेस पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 के अपने अधिवेशन में किस स्थान पर की थी? लाहौर में, बंबई में, कराची में या मद्रास में? तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की जो घोषणा थी ये 1929 में की थी और ये अपना जो इनका लाहौर अधिवेशन था इसमें की थी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। और इसी दिन इन्होंने क्या किया था? रावी नदी के तट पर अपना झंडा फहराया था। ठीक है, तट पर क्या किया था? झंडा अपना फहराया था, तो ये भी आता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। हंटर कमेटी रिपोर्ट संबंधित था किससे? 1857 के विद्रोह से, 1896-97 के अकाल से, जलियांवाला बाग के दुख से या बंगाल की विभाजन से? तो ये जो हंटर कमीशन था या हंटर कमेटी रिपोर्ट था, ऑप्शन सी यहाँ जलियांवाला बाग के दुख से ये किया गया था। और कब किया गया था? 1919 में। 1919 में जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इसी पर जो है ये हंटर कमेटी गठित की गई थी, जिसमें कि 8 सदस्य थे। टोटल कितने सदस्य थे? 8, और 5 थे अंग्रेज और 3 थे भारतीय। तो इसमें 5 कौन थे? अंग्रेज थे, अंग्रेज, और 3 जो है भारतीय थे। तो टोटल 8 थे, 5 अंग्रेज थे, 3 भारतीय थे। भारतीयों पे इतना जुल्म हुआ उसके बाद भी भारतीय 3 रखे गए थे, अंग्रेजी भरे होते उसमें। और देखेंगे, चलिए अगला क्वेश्चन। होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, भारत के लिए स्वशासन, भारत के लिए त्वरित स्वतंत्रता या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो होम रूल आंदोलन था इसका था भारत के लिए स्वशासन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसका मतलब उद्देश्य यही था कि जो भारत को जो है अपना शासन होना चाहिए भारत का। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित किए गए जुलाई 1946 में, दिसंबर 1946, जनवरी 1947, अगस्त 1947। तो अभी अभी हमने बात की, व्याख्या में बताया था आपको कि जो जुलाई कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के चुनाव कब? जुलाई 1946 में आयोजित किए गए थे। ठीक है, ये 46 में आयोजित किए गए थे जुलाई में। और इसमें वही था कि ये 292 भारतीय जो प्रांत हैं उनसे आएंगे, 93 कहाँ से आएंगे? देसी रियासतें जो होंगी उनसे आएंगे, 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत 4 कहाँ से आएंगे? जो यूटीज आज के डेट में जिसको यूटीज कहते हैं वहां से आएंगे। तो ये सब कुल मिला करके टोटल इतने सदस्य आने थे। और 2 सितंबर 1946 को नेहरू के नेतृत्व में 14 सदस्यों वाली जो अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, यानी कि जो अस्थायी मंत्रिमंडल, इसको अंतरिम मंत्रिमंडल भी बोलते हैं, मंत्रिमंडल का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 2 सितंबर 1946 में किया गया था। ठीक है, और इसमें कितने सदस्य थे? तो टोटल 14 सदस्य थे इसमें। ये भी ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जुलाई में चुनाव होता है। देखेंगे आगे। संविधान सभा में गांव को भारत की राजनीतिक व्यवस्था की आधार इकाई बनाने का विरोध किसने किया था? तो ये किया गया था अंबेडकर के द्वारा। इनका मानना ये था कि जो उच्च वर्ग हैं, जो मतलब ऊंची कास्ट हैं, तो वो क्या करेंगी? वो अपना इस जो ये व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, पंचायती व्यवस्था है, तो इसमें भी वो अपना क्या करेंगी? आधिपत्य कर लेंगी और दलितों का और ज्यादा शोषण करेंगी। तो ये कहते थे कि दलित वहां पर बेनिफिट उसको नहीं पाएंगे, उस चीज का बेनिफिट दलितों को नहीं मिलेगा। इस पे भी वर्चस्व किसका हो जाएगा? जो उच्च जाति हैं उनका हो जाएगा। इसलिए अंबेडकर जी क्या थे? इसके विरोध करते थे। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक भारत में कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर या सर जॉन साइमन? तो ये जो सर जॉन साइमन थे यही नहीं थे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाकी ये तीनों ही थे, ये तीनों थे सदस्य किसके? कैबिनेट मिशन के। तो देखो यहाँ 3 ही सदस्य थे। कौन कौन से थे? ये 3 सदस्यीय
3 सदस्यीय ये क्या थी, टीम थी, दल था, और जो 24 मार्च 1946 को 24 मार्च 1946 को पहुंचता है, ठीक है, ये योजना लेकर के। और इसका उद्देश्य क्या था, संविधान सभा का गठन। इसी के कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन होता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक नेहरू समिति के सदस्य नहीं थे? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सर अली इमाम। तो जो ये नेहरू समिति थी, इसके सदस्य कौन नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, क्योंकि ये इस समिति में नहीं थे। नेहरू इसलिए कहा जाता है क्योंकि मोतीलाल नेहरू ने जो है इस समिति का गठन किया था, और यही इसके अध्यक्ष थे। कौन? मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। जो अन्य सदस्य थे उनमें आ जाते हैं एनएम जोशी, मंगल सिंह, और ये आ जाएंगे आपके जो सर अली इमाम, ये सभी आ जाते हैं इसमें। सुभाष चंद्र बोस भी आ जाते हैं, तेज बहादुर सप्रू भी आ जाएंगे, और एसएस अणे, ये सारे जो हैं इसमें अन्य सदस्य थे। मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संसदात्मक नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है, दोहरी नागरिकता नहीं, या लिखित संविधान नहीं है। कौन सा नहीं है? तो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो देखो, दोहरी नागरिकता नहीं है। दोहरी नागरिकता, हमारे यहाँ इकहरी नागरिकता है। ऐसा नहीं कि राज्यों के लिए एक अलग नागरिकता है और केंद्र के लिए एक अलग नागरिकता है, ऐसा नहीं है। हम इंडियन हैं, हमारी एक ही नागरिकता है। हम चाहे किसी भी राज्य से हो, हमारी एक ही नागरिकता है। दोहरी नागरिकता कहाँ की है? अमेरिका। ये अमेरिका की विशेषता है, ठीक है। दोहरी नागरिकता अमेरिकी संविधान की विशेषता है, और ये भारतीय की नहीं है। भारत में एकल नागरिकता है, ध्यान रखेंगे। भारतीय कैसी नागरिकता है? एकल है, एकल नागरिकता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो अभी व्याख्या सुना होगा आपने, तो आपको याद होगा कि हमने बताया था कि जो ये 9वीं अनुसूची होती है वो प्रथम संशोधन के द्वारा जोड़ी जाती है, और प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था, ये आपने बताया था। तो 1951, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो यहाँ दो बातें याद रखनी है, 1951 में पहला संशोधन होता है, और पहले संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची इंसर्ट की जाती है, ठीक है। 9वीं अनुसूची डाली जाती है, ये भी ध्यान रखेंगे, जिसमें जमींदारी वगैरह संबंधित प्रावधान वहां पर रखे गए हैं, जमींदारी, जागीरदारी। तो इसमें यही था कि मुआवजे ना हो, अगर मुआवजा जो जागीरदारी और जमींदारी का अंत करने से संबंधित विधेयक जो हैं, मुआवजे की व्यवस्था के ना होते हुए भी वैध समझे जाएंगे। यानी कि अगर इस तरह की व्यवस्था का अंत हो रहा है तो मुआवजा दिया जाए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि क्या है? राजनीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, संघीय संरचना, या प्रस्तावना। तो देखो, जो दार्शनिक आधार भूमि है ना संविधान की, यह है प्रस्तावना। तो यहाँ दार्शनिक आधार का मतलब ये निकलता है कि वो जो आदर्श जिनसे संविधान सभा अभिप्रेरित हुई या भारतीय संविधान अभिप्रेरित हुआ, तो प्रस्तावना, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखेंगे अगला हम, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? न्याय, व्यक्ति की गरिमा, बंधुत्व, संघीय। कौन से जो है प्रस्तावना में नहीं है? प्रस्तावना की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो प्रस्तावना में कौन सा नहीं है? तो देखो, न्याय है, बंधुत्व है, और क्या है? व्यक्ति की गरिमा भी है। लेकिन अगर हम देखें संघीय वर्ड, तो ये हमको जो है प्रस्तावना में नहीं मिलता है। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा राइट होगा? डी राइट हो जाएगा। संघीय शब्द का वहां पर कोई प्रयोग नहीं है, ठीक है। बल्कि जो 42वां संविधान संशोधन होता है, इसके द्वारा कौन सा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता, 3 शब्द जोड़ दिए जाते हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में संघ लोक सेवा आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन क्रमशः किस प्रकार हुआ? संवैधानिक संशोधन और उच्च शिक्षा आयोग द्वारा, संवैधानिक संशोधन और 42वीं अनुसूची द्वारा, संविधान और अधिनियम द्वारा, संविधान और प्रदत्त विधायन द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा राइट, संविधान और अधिनियम यानी कि विधि द्वारा।
तो कैसे देखो, संविधान और अधिनियम कैसे हो रहा, विधि कैसे हो रहा, जो ये संघ लोक सेवा आयोग है, इसका जो अनुच्छेद 315 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। तो इसका क्या है, संविधान में जिक्र है। तो जिस चीज का संविधान में जिक्र है तो वो संवैधानिक हो जाता है, ठीक है। तो और जो ये विश्वविद्यालय अनुदान है आयोग, ठीक है, तो इसका अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के तहत जो है इसका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा, विश्वविद्यालय अधिनियम आयोग अधिनियम 1956 के द्वारा इसको जो है इसका गठन किया गया था। तो इस तरह से ये विधिक हो गया, यानी कि कानून के द्वारा लाया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा संविधान और अधिनियम के द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग संविधान हो जाएगा और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन ये अधिनियम यानी कि विधि के द्वारा। तो ये दोनों ऑप्शन से यहाँ पर इस प्रकार राइट हो रहा है। क्वेश्चन को जो है जब हम तोड़ देंगे ना तो हमको समझ में आ ही जाएगा, चाहे कितना भी टफ हो। तो जैसे भी क्वेश्चन टफ लगे तो उसको पहले तोड़ दो, क्या क्या उसमें कितनी चीजें इन्वॉल्व की गई हैं। जैसे ही आप तोड़ेंगे क्वेश्चन आंसर आपको निकल के आ जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। संशोधन की बहुल प्रक्रियाएं, बिल्कुल कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं। राज्यों को संशोधन की पहल करने का अधिकार नहीं है। कुछ संशोधन केवल राज्य विधान मंडलों द्वारा ही पारित किए जाते हैं। संविधान संशोधन संबंधी विवादों के समाधान के लिए संसद के सदनों की संयुक्त बैठकें, तो संयुक्त बैठकें तो संविधान संशोधन के लिए होती ही नहीं है। चलिए अब इनको हम आ जाते हैं, फटाफट ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो है संशोधन की बहुल प्रक्रियाएं हैं, यानी कि हाँ कई प्रकार से, कुछ ऐसे नॉर्मल सामान्य प्रक्रिया द्वारा, कुछ विशेष बहुमत के द्वारा किया जाता है। और किसी किसी में राज्यों की भी सहमति चाहिए। तो 3 प्रकार से संशोधन होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं, 3 प्रकार से होते हैं। राज्यों को संशोधन की पहल करने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल राइट है, ये भी राइट है। और ये दोनों रॉन्ग हैं, ये और ये रॉन्ग है। पहला का और खा हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर का और खा राइट है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध वित्त विधेयक से है। वित्त विधेयक की बात हो रही है, तो किसका संबंध वित्त विधेयक से है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 109। इसका संबंध जो है वित्त विधेयक से है। देखो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। 110 में क्या है, ये परिभाषा दी गई है, परिभाषा दी गई है कि धन विधेयक होगा कैसे। लेकिन जो अनुच्छेद 109 है इसमें धन विधेयक के बारे में कुछ विशेष उपबंध हैं। इस आधार पर जो क्या है आपका सी ऑप्शन राइट हो रहा है। अच्छा, जो 109 है ना, ये आपके एनसीईआरटी में दिया है, एनसीईआरटी में दिया गया सीधा सीधा, और ये कहता है कि जो धन विधेयक है वो कहाँ मतलब लोकसभा में ही रखे जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं रखे जा सकते। सीधा सीधा ये बताया गया है अनुच्छेद 109 एनसीईआरटी में, ऐसे ही दिया गया, जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे ही दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका सी राइट हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का क्या महत्व है। इसके अंतर्गत किसी राज्य में सशस्त्र विद्रोह होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसके अंतर्गत किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। किसी राज्य में आंतरिक अशांति होने पर आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। उपर्युक्त सभी, और ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट होगा, ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। और इसके अलावा आप बताएंगे हमें 352 क्या कहता है, 360 क्या कहता है, और 360 अभी तक कितनी बार यूज हुआ है। ये सारी चीजें आप हमें कमेंट बॉक्स में इसके बताएंगे कि ये जो अनुच्छेद हैं क्या क्या कहते हैं। इनको हम जो है आगे सेशन में लेंगे। आज का सेशन हम यहीं पर स्टॉप करना चाहेंगे और कल से जो है आपके वीडियोस बड़े आएंगे। अभी मैं 2 दिन थोड़ा सा बिजी रही तो कल का भी वीडियो काफी छोटा गया और आज का भी कम ही जा रहा है, अकॉर्डिंग टू नीड, जो आपकी अभी नीड है उससे कम जा रहा है। लेकिन हाँ, कल आपका बहुत बड़ा वीडियो आने वाला है, तो आज इतने में काम चलाइए और जितने हमने क्वेश्चन पूछे हैं वो आप कमेंट सेक्शन में फटाफट जवाब दीजिए। रिवीजन रखिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए और रिवीजन जितना आपने पढ़ा है उसको रिवाइज पक्का कीजिए, डेली बेसिस पे रिवाइज कीजिए। रिवीजन और प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं और इन दोनों को आप जो है छोड़ नहीं सकते हैं। साथ में अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, नींद का ध्यान रखिए, सेहत का ध्यान रखिए। रिवीजन और प्रैक्टिस जो है आप करते रहिए। साथ में शॉर्ट नोट्स
जो चीज़ आप भूल रहे हैं, जिस चीज़ में आपको ज़्यादा डाउट हो रहा है, उनके बाइट साइज़ नोट्स आप बनाते जाइए, ताकि लास्ट टाइम में एक बार आप उनका रिवीजन ले लें और अपनी कन्फ्यूज़न, अपने डाउट को दूर कर दें एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले, कुछ घंटे पहले, ठीक है? और ऐसी चीज़ें जब डाउटफुल होती हैं, उनको आप जब कहीं लिख लेते हैं और लास्ट टाइम में उसको रिवाइज़ करते हैं, तो क्या हो जाता है कि आपको ऐसे लगता है कि सब कन्फर्म हो गया, सब कुछ कन्फर्म हो गया, क्योंकि जो भी आपके डाउट थे आपने रिसेंटली उसको देख लिया लास्ट में, और अब जो है देख करके एग्ज़ाम देना है आपको। तो वे चीज़ें आप पक्का कीजिएगा। ये मेरे लिए तो बहुत यूज़फुल है, आप लोगों के लिए कितना है, सबकी अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन मैं यही फ़ॉलो करती हूँ। जो मेरा डाउटफुल्स होता है वो सबसे लास्ट में मैं कुछ घंटे में पढ़ लेती हूँ, और मुझे लगता है सब कुछ मेरा कन्फर्म है और एग्ज़ाम में सब कुछ क्लियर रहता है। तो आप लोग देख लीजिए क्या आपकी स्ट्रैटेजी हो सकती है। मैं तो कोशिश ये है मेरी कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा जाए और आप लोग अच्छा करें। तो ये मैं दिल से चाहती हूँ, इसलिए जो मेरे पास जो भी नॉलेज है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू स्ट्रैटेजी, तो वो मैं आपको देती रहती हूँ, और आप पर वो चीज़ें कितना सूट करती हैं वो एक अलग बात है। तो ठीक है, आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करेंगे और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आई प्रॉमिस यू कि बड़ा होगा और काफ़ी उसमें कंटेंट दिया जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और वीडियोस निकलती रहती हैं, और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपना जो है सेहत का ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।